गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल्स यूट्यूब चैनल्स नॉलेज विजार्ड पे। आज हम लोग जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो क्लास 10th हिस्ट्री, जो कि मैंने 3 टॉपिक्स को डील किया था। आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे चैनल्स पे बने रहिए, और जो हमारे चैनल्स पे पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें से हमने कई सारे टॉपिक्स 3 टॉपिक्स को मैं डील कर चुका हूं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि द मेकिंग ऑफ यूनिफिकेशन, ठीक है, इटली जर्मनी ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पार्ट 4। अब इसमें क्या क्या है आगे हम लोग देखते हैं। वेलकम टू नॉलेज विजार्ड टू ऑल ऑफ यू गाइज। देखिए, इंट्रोडक्शंस हम लोग इतना तक डील कर चुके थे, इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम लोग जो डील करने वाले हैं वो इस टॉपिक को डील करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसके साथ साथ ब्रिटेन का भी हम लोग पढ़ लेंगे कि इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या हमारा पॉइंट्स था, क्या मुद्दा था, ठीक है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस था, और यूनिफिकेशन होने में क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट चीजें लगा, उस चीज के बारे में हम लोग डील करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ लेंगे, ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन कैसे कैसे हुआ उस चीज को भी बारे में हम लोग देख लेंगे। चलिए देखिए, तो एक्सप्लेन टॉपिक, ये सब टॉपिक के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहला कि जो हमारा नेशनलिज्म जो वर्ड था, इसका जो कंसेप्ट आया था वो कहां से आया था, तो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था। कहां से आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि कब हुआ था, 1789 में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म जो है हमारा स्प्रेड आउट हुआ, कैसे हमारा यूरोप का हर सिटीज में, ठीक है, हर कोर्टयार्ड में किस तरीके से हमारा स्प्रेड आउट हुआ, कैसे बढ़ा, और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए, तो वो चीज को भी हम लोगों ने पढ़ चुका था। उसके बाद द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो कि हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था 1830 से लेकर के 1848 तक, ठीक है। हालांकि हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि 1830 से लेकर 1848 तक इस टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग द एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बीच क्या हुआ था, बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए थे। तो इस वजह से इस जो टाइम ऑफ पीरियड है हम लोग क्या कहते हैं, इसको द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। यहां तक हम लोग ऑलरेडी क्या हो हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद जो हम लोग डील करेंगे वो क्या डील करेंगे कि हमारा इटली का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ये सब कंट्री का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वीडियो पे लगातार आप लोग बने रहें, चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। देखिए, आप लोग को यहाँ पे एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस मैप के हम लोग जरिए समझेंगे कि हमारा ब्रिटेन का यूनिफिकेशंस, ठीक है, या जो भी मैप में हमारा कुछ जो भी टर्म आते हैं तो उसका यूनिफिकेशंस कैसे कैसे हुआ, ब्रिटेन का, जर्मनी का और इटली का। इसमें आप 3 कलर देख रहे होंगे, 3 पार्ट आप देख रहे होंगे, ठीक है। पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इस कलर में आपको दिखाई दे रहा है रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है आपका, नॉर्थ है। क्या है आपका, यानी ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, नॉर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन टाइप का आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटर में हो गया, यानी ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है ये क्या हो गया आपका, साउथ हो गया, ठीक है। ध्यान से मैप को समझिएगा, ये जो हमारा मैप देख रहे हैं तो जो रेड वाला पार्ट हो गया वो नॉर्थ पार्ट हो गया। अब यहाँ ये भी यहाँ ध्यान दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि नॉर्थ जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वो हर्सबर्ग एम्पायर यहाँ पे रहते थे। और ये जो हमारा साउथ पार्ट है, ठीक है, ये जो साउथ पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन है जी, देखिए ये साउथ पार्ट वाला ये हो गए, यानी जो बर्बन डिनेस्टी के जो वहां के राजा थे, ठीक है, जो बर्बन डिनेस्टी के राजा थे ये आपका वहां पे क्या करते थे, रहा करते थे। अब यहां पे बात ये करते हैं जिसको आप स्पेन भी बोल सकते हैं,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आप बीच में जो भी टापू आ रहा है, ठीक है, बीच में जो भी हमारा टापू आ रहा है, दिस व्हाइट टापू इज नॉट सर्डिनिया पिडमोंट। रेड टापू जो दिखाएगा वो क्या होगा, सर्डिनिया पिडमोंट, जिसका जो राजा होगा वो कौन होगा, ये विक्टर इमैनुअल II, ये राजा का नाम है जो कि आप वहां रहते थे, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, ये MCQ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि ये नोट में जर्मनी के कई लोग चाहते थे कि जर्मनी को यूनाइट होना चाहिए। अब सवाल ये होता है, मुद्दा ये उठता है कि जर्मनी कंट्री को ही यूनाइट क्यों होना चाहिए, किसी दूसरे कंट्री को क्यों नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि यूनिफिकेशन, अब हर कंट्री को तो आजादी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि ये कंट्री किसी का गुलाम रहे। जर्मनी को यूनिफिकेशन, किसी दूसरे कंट्री, बहुत पहले क्या होता था कि बहुत सारे कंट्री एक साथ मर्ज था, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुआ, तो जर्मनी अलग हो गया, अलग कंट्री बन गया, स्विट्जरलैंड अलग कंट्री बन गया, ठीक है, फिर ब्रिटेन अलग हो गया, इटली अलग हो गया, यानी हर कंट्री का यूनिफिकेशन धीरे धीरे हो गया आपका। तो जर्मनी के कई लोग चाहते थे कि जर्मनी को क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, ठीक है, यानी एक साथ यूनाइट होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो फर्स्ट ओपिनियन आया था वो जोसेफ मेजनी के माइंड में आया था, ठीक है, जो फर्स्ट ओपिनियन, जिसका विचार जो आया था, ओपिनियन जो आया था, वो जोसेफी मेजनी नाम का एक व्यक्ति था, उसके दिमाग में आया था कि नहीं, जर्मनी के लोगों को एक साथ जो है यूनाइट होना चाहिए, ताकि यूनिफिकेशंस में उसको बहुत ही आसानी हो सके और एक अलग कंट्री बना सके। आगे देखते हैं, इस फिगर को देख सकते हैं, है ना, उसका मतलब ये वोल्क हो गया, दास वोल्क हो गया, आप ये कह सकते हैं कि ये सारा चीज जो है उसको क्या कर रहा है, इंडिकेशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि जिसका जो फर्स्ट ओपिनियन आया था वो जोसेफी मेजनी के दिमाग में आया कि नहीं, जर्मनी के लोगों को एक साथ यूनाइट होकर के इस कंट्री को यूनिफिकेशंस कराना क्या है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद यहां कंडीशंस उल्टा पड़ गया। कंडीशंस क्या हुआ, एट लास्ट, यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एट लास्ट जोसेफी मेजनी हैड फेल्ड टू यूनाइट इटली, ठीक है, यानी इटली को यूनाइट करने में, एक साथ यूनाइट करने में वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। पहले तो माइंड में, उसका माइंड में ये कंसेप्ट आया कि नहीं, यूनिफिकेशंस करने के लिए एक साथ यूनाइट होना जरूरी है, ठीक है, बट एट लास्ट वो क्या हुआ, ही हैड फेल्ड, वह फेल हो चुका था, जर्मनी के लोगों को एक साथ यूनाइट नहीं कर पाया था। तो नहीं कर पाने की वजह से क्या हुआ जी, देखो यहां पे, नहीं कर पाने की वजह से देन आफ्टर टोटली डिपेंड द किंग सर्डिनिया पिडमोंट, जो क्या था, इसके पहले हम राजा का नाम आपको बता चुके थे, यहां पे देखिए, ठीक है, क्या था, विक्टर इमैनुअल II था, यहां पे मैंने डिस्कस कर चुका था। तो सारा का सारा पावर जो है उसके हाथों में रह गया, क्यों, क्योंकि ये तो चाहता था ना, जोसेफी मेजनी तो चाहता था कि जर्मनी के लोगों को यूनाइट करके जो है हम उसको यूनिफिकेशंस करवा दें, ये कंसेप्ट जो है उसके माइंड में आया था, बट कुछ रीजन से वो क्या हुआ था, वो फेल हो गया था, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो विक्टोरियल इमैनुअल II जो है ये क्या किया राजा। चलिए देखिए, अब हम लोग यूनिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी, कैसे यूनिफिकेशंस हुआ। तो कुछ पॉइंट्स यहां पे दिए हुए हैं जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, नोट्स में डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, आप लोग को अगर ये अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको रखा हूं, ये नोट्स नहीं है, ठीक है, एक समझाने के लिए एक छोटी सी कंसेप्ट तैयार किया गया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, एक शॉर्ट स्टोरी की तरह जो आपके माइंड में एंट्री हो जाए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कम से कम स्टोरी अगर याद रहेगा तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खुद आप बना सकते हैं, ठीक है, स्टोरी आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए बस। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ कि देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर हमें जर्मनी को, ठीक है, जर्मनी को यूनिफिकेशंस करवाना है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो हमारा लीडरशिप था, ठीक है, जर्मनी में जो हमारा लीडरशिप था वो किसके हाथों में चला गया, वो सत्ता किसके हाथों में चला गया, तो देखो ओटो बिस्मार्क के हाथों में चला गया, लीडरशिप संभालने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो ओटो बिस्मार्क को जाता है। फिर क्या हुआ, 7 इयर्स लड़ाई चली, ठीक है, 7 इयर्स लड़ाई चली और फिर
धीरे धीरे प्रोसेस ग्रेजुअली जो है हमारा ये नेशन बिल्डिंग हो गया, यानी इसका इस जर्मनी कंट्री का क्या हुआ, नेशन बिल्डिंग का मतलब ग्रेजुअली यूनिफिकेशन हो जाना, एक अलग कंट्री क्या होना, एक यूनाइट तैयार होकर के एक कंट्री बन जाना। तो इसके वजह से यानी हमारा ओटो बिस्मार्क की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, एक अलग कंट्री हमारा बन गया। तो जर्मनी का कैपिटल कहां है, आपको याद ही होगा, बर्लिन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यूनिफिकेशंस ऑफ इटली की अगर हम बात करते हैं कि इटली का यूनिफिकेशंस कैसे हुआ। अगर हम मेडिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेडिकल सर्विसेज में इटली सबसे नंबर 1 पे आता है, याद रखना। मेडिकल सर्विसेज में इटली जो है नंबर 1 पे आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी ज्यादा इटली नंबर 1 पे आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एज वी नो दैट अबाउट 4 इंपेरर, ठीक है, इटली में मैं 4 इंपेरर की बात करता हूं, सारा चीज दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देख लीजिएगा। पहला क्या हुआ, पहला जोसेफ मैजनी हो गया, दूसरा जोसेफ गैरिबाल्डी हो गया, तीसरा क्या हुआ सीसीडी कैवेनर हो गया, और नेक्स्ट जो हमारा सर्डिनिया किंग पिडमोंट जो था विक्टर इमैनुअल II। ये 4 पॉइंट जो है आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, इस चारों पॉइंट को कभी भूलिएगा नहीं, ये क्योंकि ये एमसीक्यू में आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इटली में 4 इंपेरर के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या क्या था। अब ये जोसेफी मैजनी, गैरिबाल्डी या जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्या क्या और कहते हैं उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये झंडा हो गया, इस चीज को भी याद रखिएगा, ये किला हो गया वहां का ना, ये एक फोर्ट है। देखिए अब यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी में हमारा जो 4 इंपेरर का नाम बताए, उस इंपेरर में उसको और क्या क्या कहा जाता है उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं ये जोसेफ मैजनी जो लिखा हुआ है इसको सोल ऑफ इटली कहा जाता है, ठीक है। जोसेफी मैजनी को क्या कहा जाता है, सोल ऑफ इटली कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ कि ही हैज एस्टैब्लिश्ड यंग यूरोप एंड इटली, जिसने, ठीक है, जोसेफ मैजनी ने यंग इटली को इस्टेब्लिश किया था वहां पे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें कई सारे यंग जनरेशंस के लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो जोसेफी मैजनी को जाता है। किसको जाता है, जोसेफी मैजनी को जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस भी देख लेना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जोसेफी गैरिबाल्डी, ठीक है, जोसेफी गैरिबाल्डी। अब ये गैरिबाल्डी जो है वहां के जितने भी आर्म्ड वॉलंटियर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, उसको भी एक टुगेदर, है ना, साथ करने का श्रेय किसको जाता है, तो गैरिबाल्डी को जाता है। तो ये सब जितने भी सारे इंपेरर दिए हुए हैं इस इंपेरर को आप लोग कम से कम माइंड में रखोगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके पहले जो डिस्कस हम किए थे ये 4 इंपेरर जो था, ठीक है, ये 4 इंपेरर जोसेफी मैजनी, जोसेफी गैरिबाल्डी और सीसीडी कैवेनर और विक्टर इमैनुअल II के बारे में, जो कि किंग सर्डिनिया पिडमोंट का राजा था। अब उसी चीज का यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यंग इटली इटालियंस Zorvin's Italia movement founded by the Joseph Mazzini in 1831। ये देखिए ये सभी इन विच ईयर पूछा जा सकता है, इन विच ईयर, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे ध्यान में रखना ये पूरा ईयर नहीं लिखा गया था, यहाँ 1831 होगा, ठीक है, 1831 जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। टू वर्क फॉर यूनाइटेड रिपब्लिकन इटालियन नेशंस अट्रैक्टिंग मेनी इटालियंस टू द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसोर्स स्ट्रगल्स फॉर इटालियंस यूनिफिकेशन। यानी इटालियंस को यूनिफिकेशन होने के लिए ऐसा नहीं है कि तुरंत उसका यूनिफिकेशन हो गया, इसके पीछे कई सारे इंपेरर लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया। देन आफ्टर दिस स्ट्रगल्स ही हैड सक्सेस, तब जाकर के वो क्या, उसमें यूनिफिकेशन होने में उसको सक्सेस मिला था, ठीक है। आप यहाँ पे इटालियन यूनिफिकेशन के लिए देखिए 5 डेज ऑफ मिलान 1820 मार्च 1848, जिसको हम लोग एज ऑफ रिवोल्यूशन एंड हुआ था, ठीक है। 1830 से लेकर कितना हुआ था, 1830 से लेकर 1848 तक हुआ था। तो वही 1848 जो शो कर रहा है आपका, ये इटालियन यूनिफिकेशंस उस समय हुआ था। अब इसका डेट, लोकेशंस, कब से कब तक चला था, सारा चीज आपका दिया हुआ है। लोकेशंस क्या था, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आप लोग इस चीज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
डेट, लोकेशंस और पार्टिसिपेंट। और पार्टिसिपेंट्स में क्या है, इटालियन सोसाइटी, किंगडम ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट जो कि मैं अभी बताया, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ सैन मार्को, किंगडम ऑफ सिसिली, रोमन रिपब्लिक, कार्बोनेरिया फ्रेंच एम्पायर, ये सारे के सारे इसको पॉइंट में कि पार्टिसिपेंट करने वाले कौन कौन थे उस यूनिफिकेशंस में, है ना, उस इटली कंट्री का यूनिफिकेशंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशंस ऑफ इटली। जर्मनी था ना, वो इटली हो गया। अब जर्मनी के बारे में पढ़े, इटली के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो यूनिफिकेशंस ऑफ इटली हुआ था, इसमें एक और जो राजा थे हमारे, जो कि आपको बताया गया था, काउंट कैमिल्स डी कैवनर, ठीक है। इसने क्या किया कि जो हमारा देख बताया था ना कि आर्म जो वॉलंटियर्स था उसको एक साथ क्या किया, है ना, एक साथ टुगेदर, एक साथ उसको लाया, और ताकि उसको यूनिफिकेशंस में उसको हेल्प हो सके। तो उसने जो है मूवमेंट को, ठीक है, मूवमेंट को काफी ज्यादा क्या किया, तेज किया, मूवमेंट को लीड किया, ठीक है, मूवमेंट को क्या किया, लीड किया। और लीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट आप किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके आगे कोई ना कोई तो बंदा होगा ही, कोई ना कोई उस लड़ाई को तो लीड करेगा ही करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हर लोग जो है दौड़कर आगे की ओर बढ़ जाएंगे, नहीं, उसका कोई ना कोई एक ओनर जरूर होता है, लीड करने वाला जरूर होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, तो मॉनिटर क्या करता है, सारे स्टूडेंट्स को लीड करता है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा डी कैबिनेट्स था, मूवमेंट को क्या किया, लीड किया। तो किसके लिए, तो यूनाइट इटली को एक साथ करने के लिए उस मूवमेंट को लीड किया गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो राजा थे, इसके बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं, विक्टर इमैनुअल II। वो क्या हुआ, फिर इटली का 1861 में वो बिकेम किंग, वो क्या बन गया, राजा बन गया, ठीक है। राजा तो था ही, लेकिन उसके यूनिफिकेशंस के बाद वो फिर से जो है वहां का जिसको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, ठीक है, किसको, इमैनुअल्स को, इमैनुअल II। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस में क्वेश्चन फंसा सकता है आप लोग को। अगर एमसीक्यू दिया जाए तो क्वेश्चंस फंसा सकता है, इमैनुअल I और इमैनुअल II कर सकता है। तो ये चीज को माइंड में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशंस कैसे हुआ। देख लो ब्रिटेन का यूनिफिकेशंस, तो ब्रिटेन का यूनिफिकेशंस जो है सबसे पहले वहां मुद्दा था इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशंस वो कैसे हुआ, वहां का ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़ा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुआ। तो वही चीज है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही चीज हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो जब ये स्टार्ट हुआ हमारा, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी है वो हमारा इंक्रीज कर गया, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमारे कंट्री में या फिर हमारे सिटीज में, आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में कोई इंडस्ट्रियल, जैसे आप किसी चीज का ले लो, कॉटन का ले लो, या किसी कपड़े इंडस्ट्री का ले लो, या किसी भी इंडस्ट्री अगर एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, तो वहां का क्या बोलते हैं, इनकम जो प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय जो भी है, तो उसका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या होगा, इकोनॉमिक के साथ साथ उसका जो इनकम प्रोस्पेरिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब, जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन होगा, और इसके वजह से अगर हमारे सिटीज में ये कोई भी इंडस्ट्री जो है एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, मैं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इस समय आयरलैंड भी एक साथ हुआ करता था। तो जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, तो हमारा जो आयरलैंड है, ठीक है, वो भी हमारा क्या हुआ, देखिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आयरलैंड वाज आल्सो मर्ज्ड टू फॉर्म ग्रेट ब्रिटेन, यानी आयरलैंड जो है वो भी ब्रिटेन में क्या हुआ, मर्ज हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक्ट ऑफ यूनियन, इसके साथ जब ब्रिटेन का रिवॉल्यूशन, ये ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था, तो एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये भी आपस में क्या हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है ये भी आपस में क्या हुआ, मर्ज हो गया, ठीक है, आपस में क्या हो गया, मर्ज हो गया। तब जाके मर्ज होने के बाद क्या हमारा बना, यूके बना, क्या बना, यूके बना, यानी यूनाइटेड किंगडम बना, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम फॉर्म्ड हुआ। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक्स डील किए वो क्या था कि हमारा इटली का, जर्मनी का और ब्रिटेन का किस तरीके से, ठीक है, और किस मुद्दे से, कौन कौन राजा की मदद से जो है, कौन कौन इंपेरर की मदद से हमारा उस कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ। तो
नेक्स्ट टॉपिक यानी हमारा जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसका पार्ट 5 बहुत ही जल्द लेकर हम आप लोग के सामने आएंगे। तब तक के लिए इस चीज को आप लोग पढ़ते रहें और हमारे चैनल्स पे जितने भी फर्स्ट बार आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, चैनल्स को एंड तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।